नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य सुरेंद्र शास्त्री। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में देखा माहेश्वरी सूत्र के बारे में। माहेश्वरी सूत्र का क्या प्रयोग होता है, वो किस प्रकार से उसमें प्रत्याहार बनाए जाते हैं और किस प्रकार से वर्णों का वर्गीकरण उसके अंतर्गत किया जाता है, इन सब के बारे में हमने उस वीडियो में जान लिया था। जो नए यूजर हैं, जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा, वो इस वीडियो को समझने के लिए पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें। तो मित्रों, हम आज पढ़ेंगे माहेश्वरी सूत्र के आगे का जो टॉपिक है वो हमारा होगा वर्ण विचार। टॉपिक है वर्ण विचार। देखिए मित्रों, कोई किसी भी भाषा का जो व्याकरण होता है उसकी सबसे छोटी इकाई, शुरुआती जो इकाई होती है वो वर्ण से ही शुरू होती है। और जब तक कि हमें उसके वर्ण व्यवस्था के बारे में नहीं पता चलता तब तक वो भाषा हमें समझ में नहीं आती है। तो दोस्तों, इसके बारे में हम अच्छे समझें। पिछले वीडियो में भी कुछ समस्याएं आ रही थी, कुछ कमेंट्स भी किया कुछ ने कि भाई बोर्ड के ऊपर सर दिखाई नहीं दे रहा, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अब आगे से ये समस्याएं नहीं होंगी, ठीक है। तो हम ये टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वर्ण विचार। देखिए, सबसे पहले देखें कि वर्ण होता क्या है, वर्ण कहते किसे हैं। सबसे पहले यही बात आती है, क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं कि वर्ण क्या होता है, उसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा ही नहीं पता होता, तब तक हम उसके बारे में नहीं जान सकते। तो इसकी परिभाषा संस्कृत में कहते हैं, वर्ण्यते अभिव्यंजते वा लघुत्तमो ध्वनि येन स वर्ण है। अर्थात मुख से उच्चारित होने वाली जो छोटी से छोटी ध्वनि होती है, जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे हम वर्ण कहते हैं। इसके लिए एक परिभाषा दी है संस्कृत में, लिखा है वर्ण्यते अभिव्यंजते वर्ण्यते अभिव्यंजते वा लघुत्तमो ध्वनिः येन स वर्ण है। देखिए मित्रों, यहाँ पर लिखा है वर्ण्यते अभिव्यंजते वा लघुत्तमो ध्वनि येन स वर्ण है। अर्थात मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनि की छोटी से छोटी इकाई, क्या कहा यहाँ पर, ध्वनि की छोटी से छोटी इकाई जो मुख से निकलती है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकें, उसे हम क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। और सीधे शब्दों में कहें कि ध्वनि की छोटी से छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें हम वर्ण कहते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने लिया राम, राम है। जैसे ये शब्द है हमारे सामने, राम है, तो इसके अंतर्गत देखिए मित्रों, इसको समझना है। इस शब्द से हम समझ सकते हैं वर्ण क्या है, जैसे किन किन वर्णों से मिलकर के बना है। तो राम शब्द जो बना है वो है रै, फिर इसके आगे लिखा है आ। अच्छा, इससे आगे क्या है, मैं, और मैं में मिला हुआ है ए, और ए में है विसर्ग। इन सब वर्णों से मिलकर के ये जो 5 वर्ण आपके सामने हैं, रै, आ, मैं, ए और विसर्ग, इन सब से मिलकर के क्या बना है, राम शब्द बना है। तो देखिए दोस्तों, क्या अब हम एक बात आपको समझने हैं, क्या इसके टुकड़े कर सकते हैं, रै के कर सकते हैं क्या टुकड़े। ये जो 5 वर्ण हैं, इनके हम इससे अधिक टुकड़े, अब जैसे राम शब्द था, इसके 5 वर्णों में टुकड़े तो हो गए, लेकिन इनके अब टुकड़े और नहीं कर सकते, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। चलिए इससे आगे बात करें हम। अब वर्ण की बात की जाए तो वर्ण होते कितने हैं, कितने प्रकार के होते हैं ये। तो देखिए, मुख्यतः जो संस्कृत में वर्ण हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्वर वर्ण, और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। मित्रों, स्वर वर्ण को और
क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताना, क्योंकि हमने स्वर के बारे में जो माहेश्वरी उत्तर पढ़ा उसमें बताया था कि स्वर को और भी कुछ कहा जाता है, और साथ ही साथ आपको बताना है कि व्यंजन वर्ण को और किस नाम से जाना जाता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसको लिखें। अच्छा दोस्तों, स्वर को हम कहते हैं अच। स्वर को क्या कहा जाता है? अच वर्ण भी कहा जाता है, और व्यंजन वर्ण को हल वर्ण भी कहा जाता है। अब अच क्यों कहते हैं, हल क्यों कहते हैं, ये बात हमने पिछले वीडियो में समझ ली थी। क्योंकि ऐसे लेकर के चैतक के जितने वर्ण आते हैं, वो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, सभी स्वर होते हैं। वो हल में भी, हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन वर्ण आ जाते हैं, इसीलिए व्यंजन वर्णों को हल कहा जाता है, और अच प्रत्याहार में स्वर आते हैं, इसीलिए स्वरों को अच कहा जाता है। अब बात की जाए स्वर वर्णों की संख्या, तो संस्कृत में स्वर वर्णों की संख्या मानी गई है, वो है त्रयोदश, अर्थात 13। इसी रूप में देखा जाए व्यंजन वर्ण, तो व्यंजन वर्णों की संख्या है वो कितनी होती है? 33 होती है। देखिए मित्रों, इनको हम विस्तार पूर्वक आगे अध्ययन करेंगे, ये तो सीधा सीधा वैसे बता रहा हूं मैं। इन सब के अलावा, जैसे स्वर और व्यंजन के अलावा, संस्कृत में एक वर्ण और माना जाता है जिसको कहा जाता है अयोगवाह। क्या कहा जाता है? अयोगवाह। अब ये अयोगवाह वर्ण जो है, ये देखो कई बच्चों को तो पहली बार ही सुना सुना लग रहा होगा, बाकी जिसको सुना हुआ है वो भी ध्यान से समझें इसको। अयोगवाह जो वर्ण है, इसके अंतर्गत अयोगवाह में कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है अनुस्वार। क्या आता है? अनुस्वार। अनुस्वार ये होता है। एक वर्ण आता है विसर्ग। कौन सा आता है? विसर्ग। विसर्ग इस प्रकार से। फिर आते हैं उपधमानीय वर्ण। उपधमानीय वर्ण भी इसी में आते हैं। उपधमानीय में क्या क्या आ जाता है मित्रों? एक तो अर्ध विसर्ग, ये जो निशान आपको दिख रहा है, मैं लगा रहा हूं, ये निशान होता है अर्ध विसर्ग का, तो इसमें आते हैं कै, ख। ठीक है मित्रों, और फ। इस प्रकार से ये अयोगवाह वर्ण होते हैं। अनुस्वार, विसर्ग और उपधमानीय वर्ण जो होते हैं कै, ख, प, फ। इस प्रकार से देखिए, ये काफी विवादास्पद बात है। संस्कृत व्याकरण में वर्णों की संख्या की बात की जाए तो काफी विवादास्पद है, क्योंकि इसमें कुछ लोग तो इसको 48 ही मान लेते हैं, कुछ इसको बढ़ा करके मान लेते हैं 50, कोई 51 कहता है, तो कोई 52 कहता है, कोई 54 कहता है। इस प्रकार से इसकी निश्चित संख्या नहीं बता सकते हम भी, क्योंकि विवादास्पद है। और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इनकी कुल संख्या होगी, वो होगी 52। आप इसको जोड़ सकते हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर 13 ये हो गए, 33 ये हो गए, कुल मिलाकर के इनकी संख्या देखिए 13 + 33। आगे बात करें अयोगवाह की, तो एक अनुस्वार, 2 विसर्ग करके संख्या मानी जाए तो कितनी है? 52 है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चर्चा करते हैं हम। यहाँ तक आशा करता हूँ कि सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मुख्य बात जो है, सबसे पहले हमने जाना वर्ण क्या है, तो ध्वनि की छोटी से छोटी इकाई जिसका हम टुकड़ा नहीं कर सकते, वो क्या कहलाएगा? वर्ण। जिस प्रकार से इस शब्द से राम के माध्यम से हमने समझ लिया। अब वर्ण होते कितने प्रकार के हैं? स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयोगवाह। 3 प्रकार हो गए। वैसे मुख्यतः तो कई जगह आपको ये 2 ही देखने को मिलेंगे, स्वर और व्यंजन। इसके अलावा अयोगवाह को भी वर्ण का अंग माना जाता है, जिसमें ये 6 वर्ण आ जाते हैं। अच्छा दोस्तों, चलिए इससे आगे बात करें, हम विस्तार से पढ़ेंगे स्वर के बारे में। अब देखिए दोस्तों, अब बात करें हम, सबसे पहले बात करते हैं हम स्वर वर्ण की। कौन सा वर्ण? स्वर या क्या कहते हैं? अच। शाबाश, स्वर या अच वर्ण। अब स्वर या अच वर्ण का विस्तार पूर्वक हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें होता क्या है
कहते किसे हैं, पहले तो ये बात करें। देखो वर्ण का तो आपको पता चल गया कि मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनि की छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े या खंड करना हम टुकड़े या खंड जिसके हम नहीं कर सके, है ना, असंभव हो जिसके टुकड़े करना, वो क्या कहलाएगा, वर्ण। लेकिन ध्यान रहे स्वर है उसकी परिभाषा कुछ थोड़ी सी अलग है इससे हटके। इसकी परिभाषा बनती है शैवम राजन्ते इति सौराहा। शैवम राजन्ते इति सौराहा मतलब क्या हुआ इसका, ध्यान से देखना, शैवम राजन्ते इति सौराहा। शैवम राजन्ते इति सौराहा, जो वर्ण शैवम उच्चारित होते हैं अर्थात जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी भी वर्ण की सहायता नहीं ली जाए, जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे हम क्या कहेंगे, स्वर या अचवर्ण कहेंगे। सीधे शब्दों में बात करें कि स्वयं उच्चारित होते हैं जो वर्ण अपने आप ही बोले जाते हैं अर्थात जिनको बोलने के लिए अन्य किसी वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, वो वर्ण क्या कहलाएंगे, स्वर वर्ण कहलाएंगे। तो दोस्तों मैंने आपको स्वर वर्ण के बारे में थोड़ी सी बात बताई थी। जो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा माहेश्वरी सूत्र में मैंने स्वरों के बारे में हल्की सी बात बताई थी आपको। मैंने कहा था, अब देखिए स्वरों की संख्या की बात आई तो मैंने माहेश्वर सूत्र के अनुसार भी आपको बताया था। माहेश्वर सूत्र के अनुसार, सूत्रानुसार मैंने बताया वर्णों की संख्या, स्वर वर्णों की संख्या क्या है, माहेश्वरी सूत्रानुसार स्वर कितने बताए मैंने बताए थे 9। लेकिन अगर वैसे सीधा सीधा पूछे, परीक्षा में पूछा जाए प्रश्न कि स्वर कितने होते हैं, स्वरा कतिविधम, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, इस प्रकार का अगर प्रश्न आता है और ऑप्शन में वहां पर 9 मिलता है तो आपको 9 ही मानना पड़ेगा, क्योंकि माहेश्वरी सूत्र के अनुसार 9 ही सर्वमान्य है। अगर 9 ऑप्शन में नहीं मिलता है तो इनकी संख्या जो मैंने अभी बताई 13 होती है। अगर सीधे सीधे शब्दों में पूछे स्वर कितने होते हैं तो 13 ही बताने हैं। लेकिन माहेश्वरी सूत्र के अनुसार कोई पूछता है तो ऐसी स्थिति में घबराने की आवश्यकता नहीं। कभी ये सोचो 9 भी बताया था 13 भी, तो ऐसे में आपको करना क्या है, आपको माहेश्वरी सूत्र पूछे तो 9, अगर सीधा सीधा पूछे कि स्वर वर्ण कितने होते हैं संस्कृत में तो आप बताना 13। तो देखिए जो 13 होते हैं ये इसको नोट कर लेना। माहेश्वरी सूत्र के अनुसार कितने होते हैं, 9 होते हैं। अब आगे देखिए स्वर कितने होते हैं, संस्कृत व्याकरण में स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है, स्वरों की संख्या है वो कितनी है, 13 है। दोस्तों ध्यान से देखना, स्वर कितने बताए, 13। वो किस प्रकार से हैं देखिए, पहला है ए, आ, ई, उ, री। अब ये जो वर्ण आप देख रहे हो, जो हिंदी के स्टूडेंट हैं वो इस वर्ण को शायद पहली बार देख रहे होंगे, उनको नहीं पता कि ये भी होता है, हिंदी में नहीं होता है ये, और संस्कृत में ये नया जुड़ जाता है। एक लिरी है, ये वर्ण भी संस्कृत में ही जुड़ता है। तो क्या हो गया, ए, आ, ई, उ, री, लिरी, ए, आई, ओ, औ। इस प्रकार से इन स्वर वर्णों की कुल संख्या मानी जाए संस्कृत में तो कितनी होगी, 13 होगी। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि हिंदी के अंतर्गत मैं आपको ये बता देता हूँ, हिंदी में 11 ही होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जो री और लिरी जो 2 वर्ण दिख रहे हैं आपको, जो नए दिख रहे हैं, ये दोनों ही वर्ण संस्कृत में ही हैं, न कि हिंदी में। हिंदी में इनकी गणना नहीं की जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको शायद समझ में आ गया होगा। इससे आगे अगर हम बात करें तो स्वरों को भी अलग अलग भागों में विभक्त कर दिया गया है, अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। वो किस प्रकार से, देखिए मात्रा बोलते हैं, उच्चारण काल का क्या तात्पर्य है, उच्चारण काल यानी किसी भी वर्ण को उच्चारण यानी बोलने में, काल यानी समय, किसी भी वर्ण को बोलने में लगने वाला समय होता है वो उस वर्ण का क्या कहलाता है,
उच्चारण काल कहलाता है, और उच्चारण काल को ही हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। तो अब सीधे शब्दों में बात करें, उच्चारण काल कह दो चाहे मात्रा कह दो, दोनों एक ही बात है। तो उच्चारण काल के आधार पर अगर बात की जाए या कहें कि मात्राओं के आधार पर अगर बात की जाए, तो स्वरों को पुनः 3 भागों में विभक्त कर दिया जाता है। वो किस प्रकार है, देखिए ध्यान से देखना दोस्तों। यहां पर मैंने लिखा उच्चारण काल। उच्चारण काल, उच्चारण काल यानी मैंने अभी बताया कि उच्चारण यानी किसी भी वर्ण का बोलना, काल यानी समय, किसी भी वर्ण को बोलने में लगने वाला समय क्या कहलाता है, उच्चारण काल। और उच्चारण काल कह दो या फिर कह दो मात्रा, उच्चारण काल या मात्रा, उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों। तो कहें कि उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों अगर ऐसा भी प्रश्न आता है उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो वो होते हैं 3 प्रकार के। देखिए कौन कौन से। एक तो होता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर वर्ण, ध्यान से देखना दोस्तों। दूसरा होता है दीर्घ स्वर वर्ण। कौन सा होता है, दीर्घ स्वर वर्ण। और अन्य जो तीसरा है वो है हमारा प्लुत स्वर वर्ण। देखिए दोस्तों ये वर्गीकरण किस प्रकार, देखिए कोई वर्ण ऐसा होता है जिसको बोलने में कम समय लगता है, जैसे बोला ए, एक बोला आ, ई। देखिए किसी वर्ण में मैं कम समय ले रहा हूं बोलने में, किसी को बोलने में ज्यादा समय ले रहा हूं। इस प्रकार से जो कम समय लगे ज्यादा समय लगे, इस आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व का मतलब होता है जिस वर्ण का उच्चारण करने में एक मात्रा का, मैं सीधे तरीके से यहां पर लिख देता हूं, जिस वर्ण का उच्चारण करने में क्या लगे, एक मात्रा का समय, एक मात्रा का समय। जिस वर्ण को बोलने में किस एक मात्रा का ही प्रयोग हो, या कहें कि जिसका बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, वो वर्ण क्या कहलाता है, ह्रस्व स्वर कहलाता है, ह्रस्व स्वर कहलाता है। ठीक है। दीर्घ स्वर की बात की जाए, दीर्घ का मतलब ही लंबा या बड़ा होता है, तो इसकी बात की जाए तो दीर्घ स्वर कहते किसे हैं। दीर्घ स्वर वो होता है जिस वर्ण को बोलने के लिए यानी उच्चारित करने के लिए एक मात्रा का समय न लग करके दो मात्राओं का समय लगता है, वो क्या कहलाएगा, दीर्घ स्वर। अर्थात ऐसे भी बोल सकते हम कि ह्रस्व स्वर की तुलना में 2 गुना समय लगता है, वो क्या कहलाएगा, दीर्घ। तो सीधे सीधे शब्दों में बात की जाए तो दो मात्राओं का समय। देखिए दोस्तों एक मात्रा का समय है तो ह्रस्व हो गया, और जिस वर्ण को बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है वो क्या कहलाएगा, दीर्घ कहलाएगा। इससे आगे बात की जाए प्लुत स्वर की। प्लुत स्वर है वो, समझ गए होंगे, एक मात्रा का समय ह्रस्व है, 2 मात्राओं का समय होता है दीर्घ होता है। इसी प्रकार 2 से अधिक मात्राओं का समय, जिस वर्ण का उच्चारण करने के लिए 2 से अधिक मात्राओं का समय लगता है अर्थात 3 गुना समय लगता है, वो प्लुत स्वर कहलाता है। तो दोस्तों लिख लीजिए, इसको समझ लीजिए, 3 गुना समय, जिस वर्ण का उच्चारण करने के लिए क्या लगे, 3 गुना समय, या कहें कि 3 मात्राओं का समय लगता है, वो वर्ण कहलाएगा प्लुत स्वर। दोस्तों यहां तक समझ में आ गया होगा। इससे आगे बात की जाए अगर, अब बात करते हैं ह्रस्व स्वर होते कौन कौन से। ये तो हमने छोटे तरीके से छोटे रूप में इसकी परिभाषाएं पढ़ ली, अब इसको विस्तार पूर्वक एक एक करके हम देख सकते हैं। तो सबसे पहला हम ले लेते हैं उच्चारण काल के आधार पर
तीन वर्गीकरण हो गए इनके स्वरों के, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। तो पहला ही पढ़ते हैं हम ह्रस्व स्वर। इसमें देखेंगे कि ह्रस्व होता क्या है, कौन कौन से वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। मित्रों ध्यान से समझना, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। और अगर वीडियो में कुछ कमियां रह जाएं, कुछ खामियां रह जाएं, तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताना, ठीक है दोस्तों। तो अब ह्रस्व स्वर की बात करते हैं हम। तो ह्रस्व स्वर होता क्या है, ये मैंने अभी बताया आपको कि जिस वर्ण का उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है उसे हम ह्रस्व कहते हैं। तो इसमें ह्रस्व स्वर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं, ए, ई, उ, री और लृ। इस प्रकार से अगर कोई पूछे कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, तो ह्रस्व स्वरों की संख्या मानी जाती है वो है 5। ह्रस्व स्वर पूछे तो ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, 5 होते हैं। दोस्तों एक नोट कर लेना, इस बात को ध्यान से समझना इसको। अगर अब आपके सामने प्रश्न आए संस्कृत में कि मूल स्वर कितने होते हैं, तो जो ह्रस्व स्वर है उन्हीं को मूल स्वर भी कहा जाता है। तो ये कोई अलग बात नहीं है, इनको ही क्या कहते हैं, हम मूल स्वर कहते हैं। इन्हीं से सभी स्वरों का निर्माण हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ह्रस्व स्वर कह दो या फिर मूल स्वर कह दो, बात एक ही है, ठीक है। इनकी संख्या कितनी हो गई, 5 हो जाती है। अच्छा, ह्रस्व स्वर की परिभाषा हो गई, एक मात्रा का समय लगने वाला, 5 वर्ण हो गए इसके, ठीक है। और इन्हीं को मूल स्वर कहा जाता है, ठीक। इससे आगे बात करें हम, तो अगला जो वर्ण है, जो उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण है, वो होगा आपका दीर्घ स्वर वर्ण। इसमें हम देखेंगे दीर्घ स्वर वर्ण किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करने में 2 मात्राओं का समय लगता है। क्या क्या लगता है, 2 मात्राओं का समय। बोलने में क्या लगे, 2 गुना या फिर 2 मात्राओं का समय लगे, वो क्या कहलाएगा, दीर्घ स्वर कहलाएगा। देखिए दोस्तों, दीर्घ स्वर होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब ये होते कौन कौन से हैं, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। दोस्तों इस प्रकार से ये हो गए आपके दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर है, ये आपको बोलने में पता चल रहा होगा। जैसे बोला ए, एक मात्रा का समय, आ 2 गुना समय लग रहा, तो ये हो गया दीर्घ। ये कोई रटने वाली बात नहीं, समझने की बात है दोस्तों। कुछ बच्चे क्या होते हैं, रट लेते हैं, आ है वो दीर्घ में आएगा। रटो मत, खुद अपने आप पर इसका प्रयोग करके देखो, बोल के देखो इसको। ए एक मात्रा लगी, हल्का समय लग रहा, आ लंबा समय है। तो इस प्रकार से हल्का कम समय लगे वो ह्रस्व होता है, और ज्यादा समय 2 गुना समय लगता है वो दीर्घ होता है। चलिए दोस्तों इससे आगे हम बात करें प्लुत स्वर। कौन सा है, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वर्ण, प्लुत स्वर वर्ण। दोस्तों एक मिनट रुकना, सॉरी। दीर्घ स्वरों की संख्या पूछी जाए तो कितनी मानी जाएगी, 8। दीर्घ स्वर 8 होते हैं, ठीक है। कुछ कई जगह क्या होता है, लृ का अपवाद रूप दीर्घ रूप मान लेते हैं, बाकी दीर्घ इसका दीर्घ रूप होता नहीं है, वो बाद में समझा देंगे। लृ का दीर्घ रूप नहीं बनता है, लृ केवल और केवल मूल रूप में आता है, यानी कि ह्रस्व स्वर में ही आता है। कुछ विद्वान मान लेते हैं, तो बता देंगे किस प्रकार से आता है, कैसे उनकी संख्या है। प्लुत स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण करने में तिगुना, तिगुना का मतलब समझते हो ना दोस्तों, 3 मात्राओं का समय लगेगा। तिगुना समय, जिन वर्णों का उच्चारण करने में क्या लगे, तिगुना या 3 मात्राओं का समय लगता है, वो क्या कहलाएगा, प्लुत स्वर कहलाता है। अब एक बात और ध्यान रखनी है, नोट कर लेना इस बात को। जो प्लुत स्वर होंगे, प्लुत स्वरों के आगे ये 3 वाला निशान आपको समझ में आ रहा होगा, इस प्रकार का निशान लगा होगा। प्लुत स्वर की क्या पहचान होगी, उसके आगे ये वाला निशान जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ये
ये लगा होगा। तो और एक सीधी सी बात है, जो दीर्घ वर्ण होते हैं ना, जितने भी 8 बताए मैंने, उन दीर्घ वर्ण के आगे ये 3 लिख देना, वो सब के सब क्या बन जाएंगे, प्लुत स्वर बन जाएंगे। तो दोस्तों प्लुत स्वरों के बारे में आपको ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। दीर्घ वर्णों के आगे ये वाला निशान लगा देने पर ये ही प्लुत बन जाते हैं। ध्यानपूर्वक देखो दोस्तों, अब ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं। अगर कोई भी पूछे कि स्वरों में प्लुत स्वर कितने हैं, तो वो ही 8 हैं। दीर्घ स्वर पूछे तो भी कितने हैं, 8 हैं। ठीक है दोस्तों, तो 8 ये हो गए, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, अब पूछे कि उच्चारण काल के आधार पर, मात्राओं के आधार पर स्वरों की संख्या पूछे, तो ये भी एक और प्रश्न बनता है आपका। तो मात्राओं के आधार पर दोस्तों ध्यानपूर्वक रखना, नोट कर लेना इस बात को। वर्णों की संख्या है वो काफी कंफ्यूजन करने वाली होगी, और इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इनको ध्यानपूर्वक समझो, ध्यानपूर्वक समझो। अभी मैंने देखो बताए ह्रस्व स्वर कितने थे, 5। कितने बताए, ह्रस्व स्वर कितने हैं, 5 हैं। दीर्घ स्वर सीधे सीधे लिख लेते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। देखिए दोस्तों, ह्रस्व की संख्या 5 हो गई, दीर्घ की संख्या भी 5 है, सॉरी 8 है, और प्लुत की संख्या भी 8 है। अब इनको टोटल कर लो, 8 8 16, 16 5 कितने हो जाते हैं, 21। तो ध्यान रहे, उच्चारण काल के आधार पर अगर वर्णों की, स्वरों की संख्या पूछता है कोई, तो वो होगी 21। और इसके अलावा नोट कर लेना इस बात को, 21 न होकर अगर ऑप्शन में 21 या 22 ओब्लिक लगा हुआ ऐसा ऑप्शन मिले आपको, तो इसको ही सर्वमान्य मानना है। क्यों, वो मैं अभी क्लियर कर रहा हूं आपका। जिससे आपने ह्रस्व स्वर पढ़ी, उसमें हमने लिरी पढ़ा था ना, लिरी। तो कुछ विद्वान हैं इस लिरी का भी क्या मान लेते हैं, दीर्घ रूप मान लेते हैं। कहते हैं कि ये ह्रस्व भी होता है और इसको दीर्घ में भी, इसका दीर्घ रूप भी चलता है। तो अगर वो विद्वान मान लेते हैं तो इसकी संख्या देखो 21 थी, अगर इसका रूप दीर्घ मानते हैं तो यहाँ पर कितने हो जाएगा, दीर्घ 9 हो जाएंगे। तो 8 9 17, 17 5 22 हो जाते हैं। इसलिए अगर परीक्षा में पूछा जाए उच्चारण काल या मात्राओं के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों वो संख्या अगर ऐसी लिखी हो 21 22 20 21 या 22। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको समझना है इस पूरे प्रकरण को। इस प्रकार से ऑप्शन आ गया। अब परीक्षा में पूछ लिया कि कौन सा एक, भाई उच्चारण काल के आधार पर वर्णों की स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो 21 मैंने पढ़ाया है यहाँ पर, देखोगे 21 नहीं करना है आपको। फिर देखोगे 22 भी बताया था, 22 भी नहीं करना है। अगर ऑप्शन में वहां पर आपको 21 या 22 मिले तो ये ही सर्वश्रेष्ठ है, ये ही सर्वमान्य होगा और सही भी यही होगा। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, अगर 21 22 वहां पर नहीं दिख रहा है आपको, ऐसी स्थिति में आपको 21 मान लेना है। ठीक है दोस्तों, अब आपको मैं ये बात वर्ण से स्वर से संबंधित तीनों बात बता देता हूं। माहेश्वर, देखो माहेश्वर सूत्र के अनुसार तो स्वरों की संख्या, माहेश्वर सूत्र के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है, 9। वैसे व्याकरण के आधार पर स्वर कितने हैं, एक मिनट, सीधे सीधे अगर कोई पूछे संस्कृत, ऐसा प्रश्न आ जाए संस्कृत में स्वर, तो कितने बताओगे, 13। देख लो स्वर के प्रश्न है, संख्या भी स्वरों की संख्या तो पूछ रहा है, लेकिन वो किस आधार पर पूछ रहा है उसका ध्यान रखना है। 2, तीसरी बात पूछ ले आपसे कि उच्चारण या मात्रा, उच्चारण या मात्रा के आधार पर अगर स्वरों की संख्या पूछे तो कितनी बतानी है आपको, 21 22, 21 22। इस प्रकार से इनकी संख्या का आपको उत्तर देना होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं। माहेश्वर सूत्र के अनुसार पूछे तो 9, संस्कृत में स्वरों की संख्या पूछे
13, लेकिन उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर अगर स्वरों की संख्या कोई पूछे आपसे तो 21 या 22 इसी प्रकार से लिखना है। यही आपका सर्वश्रेष्ठ और सही उत्तर माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब और भी कुछ इसमें अगर समस्या महसूस हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका, इसी के साथ आपका ये जो वर्ण विचार का टॉपिक है, अभी पूरा तो नहीं कह सकते हम, आगे अगली वीडियो में इसको हम पूरा करेंगे। और भी कुछ बातें होंगी मैं आपको बता दूंगा। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जो भी कमेंट हो, आपको सही लग रहा है, कुछ गलत लग रहा है, अगर कुछ बात समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।